बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में बिहार के कृषि के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। केतन, सुनो ना यार, तुमने कभी ये वाला गाना सुना है? जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, या लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि यार साथ में ना बड़ा मजा आता है, सबके साथ मजा आता है, सबके साथ मजा आता है। छी! क्या? ऑफ कोर्स सुना है, ऑफ कोर्स सुना है, लेकिन इसका हमारे आज के शो से क्या लेना देना है? अरे बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ यूनिटी, यानी एकता के बारे में। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। अपना भी यही मानना है कि साथ काम करने से हौसला भी बुलंद होता है और हम अपने लक्ष्य की तरफ और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इसमें मुझे एक गाना याद आ रहा है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आपको बहुत गाने याद आ रहे हैं आज। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर मौज उठाना। सॉरी मेरी बेसुरी आवाज के लिए। He is the singer between us. ये मानती है कि इसकी आवाज बेसुरी है, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुमको याद है वो खरगोश और कछुए वाली कहानी, जिससे हमें सीख मिलती थी कि जल्दी का काम शैतान का होता है? याद है? हड़बड़ी में काम करने से धोखा हो सकता है। इट इज लाइक स्टार्टिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस। समय लगेगा शुरू होने के लिए, लेकिन एक बार सफलतापूर्वक चलने पर ना बाकी बिजनेसों को कड़ी टक्कर दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है लड़कों से ज्यादा ना लड़कियों में आपसी एकता होती है, और यही एकता काम आती है लड़कियों की स्कूली शिक्षण जारी रखने के लिए। एक दूसरे की मदद करना, स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाना, अपने दोस्त का मुश्किल वक्त में साथ देना और उसकी सुरक्षा करना लड़कियां बखूबी जानती हैं। हमसे है जमाना सारा, हम जमाने से नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रही हो। स्कूल से लेकर घर तक एक सपोर्ट सिस्टम होने से लड़कियां अपने आप को स्कूल जाने में सुरक्षित महसूस करती हैं। जैसे 3 से 4 लोगों के ग्रुप में सुबह स्कूल जाना और फिर स्कूल से घर आना, बस में साथ जाना, किसी को भी पीछे ना छोड़ना, टिफिन ब्रेक में साथ मिलकर खाना, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। अगर कोई दोस्त बहुत दिनों से स्कूल नहीं आई है तो उसके घर जाकर उसकी तबीयत हाल चाल पूछना, अरे आई क्यों नहीं हूँ, कितना मिस किया, करते हैं ना, ये बहुत करते हैं, मैंने देखा हुआ है, मैं अपने कजिन्स को देखता हूँ। और कभी भी रात के अंधेरे में अपने किसी दोस्त को अकेले घर न जाने देना। तू अकेले कैसे जाएगी, मैं छोड़ती हूँ अपनी स्कूटी पे, चल। ये करने से ना लड़कियों के बीच स्कूल ड्रॉप आउट के मामले भी कम हो जाते हैं। अगर कोई लड़की इस वजह से स्कूल नहीं आ रही है क्योंकि उसका परिवार उसकी शादी करवाना चाहता है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है
कि आप एक बार उसके माता पिता से कम बात करें। लड़की के माता पिता को बताओ कि वो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़की आगे पढ़ना चाहती है। अगर लड़की पढ़ लिख गई तो अच्छी नौकरी पा सकती है, खुद का बिजनेस शुरू कर सकती है और परिवार को अपनी कमाई से मदद कर सकती है, और खानदान का नाम इसमें क्या रोशन नहीं होता। आपको ग्रेड 12 के बाद क्या करना है, इसकी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, इसका प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए यहाँ। वैसे जरूरी नहीं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको रोक रही है अपना लक्ष्य हासिल करने में, तो सबसे पहले अपने दोस्त, पेरेंट्स या टीचर्स को आप बात करके देखिए उनके साथ। अगर उसके बाद भी आपके मन में शांति नहीं हुई है, तो ऐसी बहुत से हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां पर आप बात कर सकते हैं, आपके मन का दुख हल्का कर सकते हैं। जैसे कि पुलिस, मानसिक स्वास्थ्य, महिला विभाग हेल्पलाइन। बस नंबर डायल कीजिए और अपनी समस्या उनको बताइए। ये सब विभाग हम औरतों को एक सुरक्षित वातावरण देने में बहुत मदद करते हैं। हम लड़कों को भी औरतों की मदद करनी चाहिए। घर गृहस्थी के काम मर्द और औरतों को मिल बांट के करने चाहिए। लेकिन होता क्या है, वही ऑफिस से लौटते हैं, जूता और मोजा खुद उतारने की औकात नहीं होती। चाय बना दो, रिमोट सामने पड़ा है, उसके मुंह पे मारो। हमारे पास 2 टूल किट्स या टूल बॉक्सेस या गाइड बुक्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं फॉर अ न्यू लाइफ प्लान, जिसमें आपको सीखने मिलेगा कि आप कैसे सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से पौष्टिक खाना खा के आपकी तबीयत सुधारें, कैसे बिजनेस प्लान बनाएं। इसके जरिए आपको नए करियर्स और पर्यावरण हितैषी उद्यमों की नॉलेज भी मिल सकती है। इस टूल किट का नाम है अ गर्ल्स गाइड टू द 21st सेंचुरी इंडिया। अगर इनके पास कुछ है तो क्या हमारे पास कुछ नहीं है? ये देखो हमारे पास क्या है, अ बॉयज गाइड टू 21st सेंचुरी इंडिया। आपको एक मैप मिलेगा जिससे आपको टूल किट ढूंढ निकालना है, जिसमें आपको अपनी कहानी का चयन करना है और सेल फोन की मदद से आपको बार कोड सिलेक्ट करना है। आपका चयन किया हुआ बार कोड आपको ऑनलाइन ले जाएगा जहां आप शॉर्ट मूवी देख सकते हो। ओह वाओ, दैट्स डैम कूल यार। मैं क्या बोलती हूँ ना, हमारे पास भी ना अभी बहुत फ्री टाइम है, कोई एक मूवी अभी देख लेते हैं। हाँ, रेडी? एक्शन। जो रात का ब्रश है वो बहुत महत्व का है। पूरी रात 8 घंटे 7 घंटे हम लोग सोते हैं, जो भी कचरा अटकता है दांतों के बीच में वो पूरी रात सड़न पैदा करता है, और उसके वजह से कैविटी इतना नस तक चला जाता है कि हम लोग को एक प्रोसीजर करना पड़ता है, रूट कैनाल में हम लोग को नस को मार के वहाँ पे ट्रीटमेंट करके वहाँ पे कैप चढ़ाना पड़ता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। इससे अच्छा आप साफ रखेंगे तो आप अपने दांतों को जितना लंबा खींच सके, बिना दांत निकाले, बिना दांत में फिलिंग किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6-6 महीने में, 1-1 साल में आपके आजू बाजू कोई भी डेंटिस्ट है वहां पे जाके दांतों को दिखाना चाहिए, क्योंकि एक तो सब लोगों को लगता है स्माइल के लिए दांत चाहिए, गर्ल्स हैं तो स्माइल के लिए दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट खाने के लिए भी दांत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे के दांत अगर नहीं होते हैं तो आपके हड्डी में, आपके जॉइंट में, और उसकी वजह से आपको हेडेक्स और बहुत सारे ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, बिकॉज आपके पीछे के दांत नहीं है। तो हम लोग को अच्छा लगता है आगे के दांत अच्छे हैं। पूरी तरह से आगे पीछे सब दांतों का इलाज भी, चेकअप भी और उसका केयर भी रखना बहुत इम्पोर्टेंट। हो सकता है किसी को अपनी बेटी से कोई प्रॉब्लम है, किसी को अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम है, वो किस टाइम बाहर निकलता है, किस टाइम घर के अंदर जाता है, किस से मिलता है, यू नो देयर एंटायर शेड्यूल। माई नेम इज़ तान्या एंड मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। हम इस प्रोफेशन में जो भी करते हैं इट हैज़ टू बी विद इन अ फ्रेम, वी कांट क्रॉस दैट बिकॉज यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर आर लॉट्स ऑफ रिस्पेक्टेड नेम्स इन दिस इंडस्ट्री, देर इज़ नो फॉर्मल एजुकेशन you need. Anybody could become a private investigator if they have the persistence, the ability to not listen to no. They have to know कि नहीं उस no के पीछे या yes के पीछे truth क्या है. You know, they don't have to just be satisfied with जो भी उनको face पर दिया जाता है. आपको analyze करना है. Your analytical skills have to be really good. इन 6 सालों में I have seen how the role of a woman in this industry has transformed, how people have started respecting us more. फ़ोन उठाते ही अगर किसी लेडी की आवाज़ सुनते हैं तो उसको lightly नहीं लेते. I think it's the best time to be in this field because
women are actually very empowering in this profession. हो सकता है कभी कभी आप bad news दो, कभी आप good news दो, but it impacts someone's life, और that is the biggest reason why I chose to be in this profession. You don't have to trust anyone easily. मैं कभी कभी सुबह 4 बजे उठ के भी काम कर रही होती हूँ, कभी रात के 1 बजे तक कर रही होती हूँ, कभी काम दोपहर के 2 बजे भी ख़त्म हो जाता है, you know. बहुत दिन निकल जाते हैं and you don't understand कि ये केस कहाँ जा रहा है, but you have to use your brain and you have to catch the loophole in the case somewhere, और आपको समझना पड़ता है कि ठीक है, मुझे मेरा रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा. मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, बहुत रूरल एरिया से आती हूँ. मैं जब अपनी स्टडी करने जाती थी, पहली बात तो मेरे गांव से परमिशन ही नहीं थी मुझे पढ़ाई करने की. जब मैं जाती थी मुझे पता था कि उस 1-2 किलोमीटर जब मैं साइकिल से जा रही हूँ तो कम से कम 5-6 ऐसे पॉइंट होते थे जहाँ लड़कों की गैदरिंग होती थी और वो मुझ पे भद्दे भद्दे कमेंट करते थे. और ये चीज़ें आज से मैं 20 साल पहले की बता रही हूँ. 20 साल बाद आज भी वही स्थिति है. एज ए रजिस्टर्ड लॉयर मेरा 12 इयर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस में जब ये निर्भया के साथ क्राइम हुआ उसके बाद ही आई. तो मुझे लगा कि नहीं, इस बेटी को मुझे न्याय दिलाना है. क्या वो अपनी सुरक्षा के वजह से अपने कैरियर को छोड़ कर के वापस जाएगी? ये कंडीशन है मेरी कंट्री की. जब मैं निर्भया के पेरेंट्स से बार बार बात कर रही हूँ कि आखिर आपका केस है क्या आंटी जी, निर्भया को जस्टिस क्यों नहीं मिला जिसके लिए पूरा देश सड़कों पर था, तो उनका कहना है कि बेटा मुझे पता ही नहीं चल पाता है, मैं किससे बात करूँ. देन मैं इस केस में एडवोकेट बनी. मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग के लिए जाना शुरू किया. विद इन अ पीरियड इन चारों अपराधियों को फांसी दी गई. फाइनली वो 20 मार्च 2020 की डेट थी. जैसे वकालत हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों में अभी भी हमारी सोसाइटी में लोग इसको फीमेल के लिए, मतलब उनको लगता है कि ये इनके फेवर का वर्क नहीं है, ये इसमें इनको नहीं करना चाहिए. तो जो ट्रेंड है, ट्रेडिशंस हैं, इनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा और ये फीमेल ही करेंगी. टूल किट्स की एक अच्छी बात यह है कि दे आर सिमिलर बट डिफरेंट, यानी वे समान हैं लेकिन अलग अलग. लेकिन जो मुख्य मुद्दा है ना, वो छूटता ही नहीं है. वो है हाउ टू मेक अ प्लान. अलग अलग तरीकों से जिसमें आपको दोनों पक्षों की कहानी सुनने को मिलती है. अगर आपको हमारा टूल किट ट्राई करना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए. हमारी गोइंग टू स्कूल की टीम आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेगी. जब तक हम ये सोचें कि टूल किट के अंदर क्या होगा, तब तक आप लोग हमारा ग्राफिक नॉवेल जरूर पढ़ना, जो बताता है कि साथ में काम करने के क्या क्या फायदे हैं. आज की कहानी इस प्रकार है. कालिंदी को पता लगता है कि लो एडमिशन और लो अटेंडेंस की वजह से उसका स्कूल हमेशा के लिए बंद होने वाला है. उसके पिताजी इसी बात का फायदा उठाकर उसकी शादी कराना चाहते हैं. तब कालिंदी अपने गांव में कुछ औरतों को आमंत्रित करती है, जिनका काम है लड़कियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना और पेरेंट्स को समझाना कि उनके बच्चों को स्कूल भेजें, खासकर लड़कियों को, जिससे स्कूल बंद ना हो और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो. कालिंदी इज एन एक्शन हीरो. वो अपने गांव की लड़कियों को लेकर एक फील्ड ट्रिप पे निकल पड़ती है, जहां वो ऐसी औरतों से मुलाकात कर सके जो अपनी फील्ड में माहिर है. जी बिल्कुल, जैसे कि CEOs, सौर इंजीनियर यानी कि सोलर इंजीनियर, महिला पुलिस कर्मी, मधुमक्खी पालक, जैविक किसान, उद्यमी जो लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाते हैं, महिलाओं का मोटर ड्राइविंग स्कूल चलाते हैं. ये इतना ज्यादा इंस्पायरिंग हो रहा है ना, देखो रोंगटे खड़े हो गए. मेरे पास एक सवाल है. क्या लड़के भी लड़कियों के साथ इस ट्रिप पे जा सकते हैं? ये तो पता लगाना पड़ेगा. चलो पता लगाते हैं. अवसरों का संसार कहानी यह बताती है कि जब लड़कियां स्कूल में रहने और अपनी शिक्षा पूरा करने का फैसला करती हैं, तो कैसे दुनिया बदल जाती है. कालिंदी उत्तर बिहार के एक दूर दराज गांव के एक स्कूल में पढ़ने वाली 16 वर्षीय लड़की है. उपस्थिति कम होने के कारण स्कूल बहुत जल्द बंद होने वाला है. उसके शिक्षक ने कक्षा को सूचित किया. कालिंदी के पिता ने कहा, तुम शादी करोगी. कालिंदी दुविधा में है. वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती.
लेकिन अगर वह स्कूल में रहती है तो भी संभावना है कि वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्कूल बंद होने वाला है। कालिंदी फैसला करती है कि उसे अभी करियर बनाना है। वह उद्यम या नौकरी करना चाहेगी। उसे ऐसा लगता है कि उसे और उसके दोस्तों को मार्गदर्शन के लिए किसी की जरूरत है। वह ऑनलाइन विभिन्न व्यवसायों की महिलाओं को खोजती है जिन्होंने अपने चुने हुए व्यवसायों में अध्ययन किया और करियर बनाया। वह एक सीईओ से अनुरोध करती है कि उनके स्कूल में आकर लड़कियों से बात करें। कालिंदी लड़कियों के माता पिता को भी मनाती है कि वे अपने लड़कियों को विभिन्न व्यवसायों में काम करने वाली महिलाओं से मिलने के लिए फील्ड ट्रिप पर जाने की अनुमति दें। लड़कियों को उनकी माताएं और शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं। लड़कियां विभिन्न व्यवसायों की महिलाओं से मिलती हैं। सौर प्रकाश उद्यमी, ज्योति मधुमक्खी पालक, समीरा जैविक किसान और रीवा खेल कोच। लड़कियों के हजारों सवाल हैं। अब लड़कियों के पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि वे अपने जीवन में क्या कर सकती हैं। इस वजह से उनके माता पिता अब उन्हें स्कूल में रखना चाहते हैं, जिससे उपस्थिति और नामांकन बढ़ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं, इस कारण से मैं स्कूल को खुला रखूंगा। कालिंदी और उसके दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। कालिंदी एक लड़ाकू पायलट बन जाती है और उसके दोस्त वकील, डॉक्टर, जैविक किसान आदि को अपना पेशा बनाते हैं। यही होता है जब लड़कियां स्कूल में रहकर अपनी शिक्षा को पूरा करती हैं। क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी? क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक कामयाब औरत कई सारी लड़कियों को प्रेरित कर सकती है। इसीलिए औरतों का अलग अलग क्षेत्र में काम करना बहुत जरूरी है, जिनको देखकर स्कूल जाने वाली लड़कियां अपनी जिंदगी का लक्ष्य तय कर सके। औरतों की कामयाबी में मर्दों का भी अहम रोल है। जिंदगी के हर कदम में मर्दों को औरतों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनकी कामयाबी में इनका बड़ा योगदान हो। आप अभी से ही एक शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पहले दिन की प्रोजेक्ट एक्टिविटी कहती है कि बाहर जाकर ऐसी औरतों का इंटरव्यू ले जिन्होंने अभी अभी अपना नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू किया है। ग्रुप 4 लोगों का होना चाहिए, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के हों। फिर अगले भाग में प्रोजेक्ट जो है मजेदार हो जाता है। आपको किसी उद्यमी के परिवार का इंटरव्यू लेना है और पूछना है कि आपने उनको सपोर्ट किया कैसे। फिर अपने माता पिता के सामने एक प्रेजेंटेशन पेश कीजिए और बताइए कि इस प्रोजेक्ट से आपको क्या सीखने मिला और आपका लाइफ प्लान क्या है। स्कूल के बाद आप क्या करना चाहते हैं? उसके बाद हमें फिर आपका सुझाव लिख के भेजिए और बताइए कि आपको 12th ग्रेड यानी 12वीं के बाद करना क्या है। आपका लाइफ प्लान क्या है? हाउ आर यू गोइंग टू टेक एवरीवन एल्स अलोंग विथ यू? हाउ आर यू गोइंग टू डू इट टुगेदर? इन सब सवालों का जवाब स्पष्ट रहना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको क्यों का जवाब नहीं मिलता है तब तक आपका रिसर्च में भाग लेना व्यर्थ है। जैसा कई सारी औरतों को नहीं पता है कि एक कानून है जिसका नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, जो मर्दों और औरतों को समान रूप से सैलरी का हकदार मानता है। विकिपीडिया में जाकर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि भारत की 60% से ज्यादा लड़कियां, औरतें घर से बाहर काम करने नहीं जा पाती। शादी, ब्याह, लड़का, बच्चा, नून तेल, लकड़ी, आंगन कुल संभाले के चक्कर में ज्यादातर औरतों का भारत में अपना काम छूट जाता है और उनके करियर पर लग जाता है ब्रेक। वैसे धीरे धीरे लोगों की सोच थोड़ी बदल रही है, पर फिर भी दिल्ली अभी बहुत दूर है। अगर परिस्थिति बदलेगी तो सिर्फ हमारे देश के युवा ही उसे बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। और हमें
बिहार में एक युवती से करियर की योजना के बारे में एक सवाल मिला है, तो चलो उस सवाल को पहले सुन लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम आरवी कुमारी है। मैं धनेश्वरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैं पटना में रहती हूँ और मैं DIY सोच से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज के समय में लड़कियों को हर क्षेत्र में काम कर सकें, इसके लिए उन्हें किन किन कौशलों में अच्छा होना चाहिए। आज के समय में लड़कियों का ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में नामांकन करवाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। आपका शुक्रिया इस सवाल के लिए। आज के ज़माने में लड़कियों को आगे रहना ही चाहिए, इसीलिए लड़कियों को पहले तो निडर रहना चाहिए और विश्वास करें कि आप लड़कों से बिल्कुल कम नहीं। ये मेंटल हेल्थ के बारे में है। लड़कियां ऑलरेडी हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, जहां मर्द ऑलरेडी मौजूद हैं। DIY शो, मेरा नाम मास सरवर है। मैं पटना में रहता हूँ। मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के युवा के बीच बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से निपटने के लिए हमें किस तरह के शिक्षण की ओर बढ़ना चाहिए। मैं अगर 10वीं के बाद विज्ञान विषय से पढ़ना चाहता हूँ और आने वाले समय में अगर मैं खुद का जैविक उद्यम शुरू करना चाहूँ तो मुझे कहाँ से इंटर्नशिप करना चाहिए। देखो भाई, उद्यमी हमेशा समस्या को अवसर के रूप में देखते हैं और यदि कोई अवसर नहीं है तो आप वो अवसर बनाएं। ओके केतन, हम ना लगभग आज के एपिसोड के एंड तक आ गए हैं। तो मुझे पता है कि तुम ये क्यों कह रही हो। तो फिर एक साथ कहते हैं। ओके, 3 गिनता हूं, उसके बाद चालू करते हैं। 1 2 3। सवालों के सिलसिले का। तो आज का पहला प्रश्न है, जो भी आप करना चाहते हैं क्या वो किसी के साथ करके बेहतर होगा? एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क क्या कर सकता है? ध्यान से सुने कि एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क क्या कर सकता है? लड़कियों और महिलाओं के लिए सामूहिक कार्य इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? 21वीं सदी के भारत के लड़कियों और लड़कों की मार्गदर्शिका क्या है? वो कौन से सुपर हीरो प्रेरक व्यक्तित्व हैं जिनसे इस कहानी में लड़कियों की मुलाकात हुई? नजदीकी प्रेरक व्यक्तित्व का क्या मतलब है? नजदीकी प्रेरक व्यक्तित्व का क्या मतलब है? 12वीं कक्षा से पहले विद्यालय से नई कार्य जीवन योजना बनाना महत्वपूर्ण क्यों है? आप अपना जवाब जो है हमें भेज सकते हैं स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पर, या फिर स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर लीजिए यस ऐप और अपना जवाब हमें वहां पर सेंड कर दीजिए। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा हमारा आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल। आज के लिए इतना ही। मैं काव्यल सेदानी आपसे इजाजत लेती हूँ और मैं केतन सिंह आपसे इजाजत लेता हूँ। हम फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में हमारे इस शो पे, जिसका नाम है द युवा उद्यम कौशल शो। अमुआ महुआ बात के झूमे डरिया, तनिता कान बलना वाह हमार ओदिया, तनिता कान बलना। केतन, तुम्हें जैम पसंद है? जैम आधे घंटे तक ठीक लगता है, उससे ज्यादा नहीं। तुम किस जैम की बात कर रहे हो? किस जैम की? क्या ट्रैफिक जैम ना? ट्रैफिक जैम कोई खाता है? ट्रैफिक जैम कौन खाता है यार? अरे मैं खाने वाले जैम की बात कर रही हूँ। वो जो खाने वाला जैम तो मुझे हाँ। बहुत पसंद, बहुत ज्यादा। बनाते कैसे पता है? नहीं, लेकिन खाते कैसे वो पता है। ऐसे लिया, ऐसे ऐसी इसे बनाते कैसे हैं वो हम देखेंगे हमारे युवा उद्यम कौशल शो पे। मैं काव्यल सेदानी और मेरे जैम खाऊ पार्टनर केतन सिंह। माँ ने हमेशा कहा है कि अगर तुम अपने काम से प्यार करती हो एंड यू पुट योर एवरीथिंग टू इट, एक ऐसी शक्ति तुम्हें मिलती है जो कोई भी मुश्किल को आसान करती है। ला 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 ला, स्पेन, इटली, कंबोडिया, यूरोप। मैं आ रही हूँ विथ माई फ्लाइंग शूज। आलिया, हमेशा टूरिस्ट के साथ ही हो, लड़की हो लड़की जैसी रहो। पिताजी, आप नहीं समझेंगे। इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्या दोनों फूड और पानी खराब है? It is arsenic poisoning. केमिकल फर्टिलाइजर्स नदी में फेंक दिया जाता है।
और यही सब हम पीते हैं। हमें इसकी जड़ में जाकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। एक ऐसी विलेज जो इतनी क्लीन है कि लोग इसे देखने आए हैं। हम भी अपने विलेज को ऐसा बनाएंगे। सब हंस रहे हैं माँ। ये तुम्हारा सपना है आलिया, तुझे फैसला लेना है। कोई हंसेगा तो मतलब यू विल स्टॉप ड्रीमिंग। सुनो सब, हमें फर्टिलाइजर्स बदलने पड़ेंगे। स्विच टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। टोटमोयुई। वक्त है नदी से आगे पूरे विलेज को मजेदार बनाने का। चलो एक ओपन एम्फी थिएटर और बैम्बू टॉयलेट्स बनाते हैं और होटल रूम्स को भी डेकोरेट करते हैं। बियावेन्यू टू मोटरसाइकिल डायरीज विद आदिया। हमारे विलेज को हर ट्रैवलर के मैप में डालने के बाद हमारी इको ट्रैवल कंपनी के पास है ऑल विमेन ट्रैवल गाइड्स की टीम और हमने सेल्फ क्लीनिंग सोलर टॉयलेट्स लगाए हैं विद सस्टेनेबल रहने की जगह और ऑर्गेनिक कैफेज। और ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने अपने आप पर और अपने सपनों पर बिलीव करके दृढ़ निश्चय के साथ अपना सपना पूरा किया। इको टूरिज्म पर एक्टिविटी 4 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन क्षेत्र शोध। ट्रैवल एजेंट से मिले, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे। ट्रैवल एजेंट्स क्या-क्या काम करते हैं, उनकी दिनचर्या, व्यापार की जानकारी, नोट्स बनाना और फोटोज लेना ना भूले। दूसरा दिन ट्रैवल एजेंसी जाकर रिसर्च करे, वहाँ उनके काम को समझे, सवाल पूछे, देखे वो पर्यावरण हितैषी है या नहीं। तीसरा दिन आप अपने समूह के साथ सोचे कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है और अगर है तो वहाँ जाइए, ग्राहकों से मिले, उनसे उनके ट्रैवलिंग के अनुभव जाने, उनसे पूछे उनके अनुसार क्या बेहतर होना चाहिए। बहुत सारे सवाल पूछे। चौथा दिन अपनी व्यापार की योजना लिखिए, सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सजीव तथा निर्जीव की, उसके बाद हम बात करेंगे आणविक गतियों के बारे में और फिर हम जानेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। और आखिरी में हम एक सवाल को देखेंगे, जो सवाल है कि विषाणु सजीव है या फिर नहीं। और ये बहुत ही मजेदार सवाल है क्योंकि दरअसल इसका कोई उत्तर है ही नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सजीव तथा निर्जीव को जानते हुए। अब हमने बचपन में पढ़ा था कि सजीव चीजें वो होती हैं जो चल सकती हैं, जैसे कि हम चल सकते हैं तो हम सजीव हैं। उसी तरीके से जो चीजें खेल सकती हैं, जैसे कि हम खेल सकते हैं तो हम सजीव हैं। वहीं पर जो चीजें बात कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं, वो सारी चीजें सजीव होती हैं। परंतु अगर हम इस उदाहरण को देखें और इस तरीके से सजीव या निर्जीव में अंतर बताएं, तो अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो पेड़ की बात करने पे हमें पता चलता है कि पेड़ बात तो कर ही नहीं सकते, ये खेल भी नहीं सकते और ना ही ये चल सकते हैं। तो हमने जो बचपन में पढ़ा था सजीव और निर्जीव के बारे में, उसके हिसाब से तो पेड़ निर्जीव हो गया। परंतु हम जानते हैं कि पेड़ निर्जीव नहीं होता। तो अब इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि दिखाई देने वाली जो गति होती है वो जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो यानी कि हमें कोई और लक्षण चाहिए जिन लक्षण के आधार पर हम बता सकें कि कोई सी चीज सजीव है या फिर नहीं है। तो यहीं पर जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए आणविक गतियां अधिक आवश्यक हो जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर आणविक गतियां कहते किसे हैं, आखिर ये होती क्या है? तो चलिए जानते हैं एक उदाहरण से।
अगर हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना पच जाता है और पचने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर को उससे ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम खाना को खुद पचाते हैं, दरअसल हम तो बस खाने को खाते हैं और वो अपने आप ही पच जाता है और हमारे शरीर को उससे ऊर्जा भी मिल जाती है। अब ये होने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी गतियां होती हैं। दरअसल ये जो गतियां होती हैं इन्हें ही कहा जाता है आवनिक गतियां। ये गतियां हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं, सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें उत्तक होते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं जैसे कि केंद्रक या फिर झिल्लियां आदि। तो अब होता क्या है कि सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। अब कोई चीज विघटित होती है तो उसे मरम्मत की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो हमारे शरीर की ये कोशिकाएं होती हैं, इन्हें भी अनुरक्षण की आवश्यकता होती है और मरम्मत की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए और इसीलिए जो आवनिक गतियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे जीवन के लिए। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में एक आवनिक गति होती है हमारे रक्त का बहाव। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमारे रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। और मान लीजिए अगर हमें कोई दवाई लेनी होती है या फिर कोई इंजेक्शन लेना होता है तो वो भी हमारी नसों में ही दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर के हर एक कोशिका से जुड़ा हुआ है और जो दवाई या फिर इंजेक्शन है वो हमारे हर एक कोशिका तक पहुंचा सकता है। इसी तरीके से जो हम भोजन खाते हैं वो पचने के बाद रक्त में चला जाता है, क्योंकि जो पचा हुआ भोजन होता है वो कोशिकाओं को चाहिए होता है और जो रक्त है वो सभी कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो सभी कोशिकाओं तक उन भोज्य पदार्थों को पहुंचा सकती है। तो जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर के लिए एक वाहन का काम करता है। दरअसल इसे कहा जाएगा एक अनुरक्षण प्रक्रम, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस है किसी काम को करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि आखिर सजीवों में अनुरक्षण के ये प्रक्रम है कौन कौन से। तो चलिए खोजते हैं इन प्रक्रम के बारे में कि आखिर ये कौन कौन से हैं। दरअसल अगर हम किसी जीव की बात करें तो जीवों का जो अनुरक्षण कार्य होता है वो निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता है जब वो कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते। उदाहरण के लिए जब आप सो रहे होते हैं तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते, परंतु उस समय भी हम सांस ले रहे होते हैं और हमारा दिल धड़क रहा होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो अनुरक्षण का कार्य कर रहा होता है और उसे ये उस टाइम पर भी करना होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है जैव प्रक्रम। दरअसल जैव प्रक्रम बहुत तरीकों के होते हैं, परंतु अगर हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जैव प्रक्रमों की बात करें तो ये हैं कुल 4। चलिए जानते हैं कि ये चारों कौन से हैं। सबसे पहले आता है पोषण। पोषण में होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें पोषण मिलता है और इसके अंदर पाचन होता है। दरअसल जो हम खाना खाते हैं वो हम भोजन के रूप में लेते हैं और जो हमारा शरीर होता है वो उसको बाद में पचा देता है और पचने के बाद जो हमारा भोजन होता है उससे हमें ऊर्जा की चीजें मिल जाती हैं, जिससे हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और वो अपना काम अच्छे से कर सकती है। दूसरा प्रक्रम है श्वसन का। इसके अंदर होता क्या है कि हम सांस लेते हैं और जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दरअसल हमें कई बार क्या लगता है कि श्वसन और सांस लेना दोनों एक ही बात है, परंतु सांस लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर से हमारे फेफड़ों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकालना। सांस लेने का प्रोसेस सिर्फ इतना सा होता है। वहीं अगर हम श्वसन की बात करें तो उसमें सांस लेना भी आता है, उसमें जो कोशिकाओं के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो भी आता है और इस ऑक्सीजन की मदद से जो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा बनती है ये भी श्वसन प्रोसेस के अंदर ही आता है। तो श्वसन और सांस लेना दोनों समान नहीं है।
सांस लेने का मतलब होता है सिर्फ सांस लेना, वहीं पे श्वसन एक प्रक्रम है जिसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। अब तीसरा प्रक्रम है वहन का। वहन में जो हमारा हृदय होता है वो हमारे रक्त को हमारे हर कोशिका तक पहुंचाता है। वहीं पर रक्त का काम होता है भोजन का स्थानांतरण। इसके अलावा जो रक्त होता है वो मिनरल्स को और कई सारी और चीजों को भी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और चौथा प्रोसेस होता है उत्सर्जन का। इस प्रक्रम में जो कचरा होता है उसे हमारे शरीर से हटाया जाता है। मतलब ये जो इससे पहले जितने भी प्रक्रम पढ़े थे उनसे क्या होता है कि शरीर में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, तो हमारे शरीर के लिए वो क्या हो गई, कचरा। और क्योंकि कचरा शरीर में तो नहीं रखना, उसे हटाना चाहिए, तो उत्सर्जन वो प्रक्रम है जिससे इस कचरे को शरीर से हटाया जाता है। यहाँ पर हमारी मदद करता है हमारा वृक्क, जिसे कहते हैं किडनी। ये हमारे शरीर में 2 होते हैं और ये हमारे शरीर से कचरे को हटाने का काम करते हैं। तो ये 4 जैव प्रक्रम हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन चारों प्रक्रम को और अच्छे से जानेंगे। तब तक चलिए उस प्रश्न की बात कर लेते हैं जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में भी करी थी। जो प्रश्न था कि विषाणु सजीव है या नहीं। दरअसल विषाणुओं के अंदर आवनिक गति नहीं होती। अब हमने शुरुआत में ये जाना था कि जीवन की परिभाषा क्या है। वो जीव जिनमें आवनिक गति होती है वो जीवित होते हैं, परंतु जो वायरस यानी कि विषाणु होते हैं उनके अंदर आवनिक गति होती ही नहीं, तो इसका मतलब ये निर्जीव है। परंतु जब ये किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं तब इनके अंदर आवनिक गतियां होती हैं। तो अब इसका मतलब कि जब ये किसी को संक्रमित कर लेते हैं तब ये सजीव हो जाते हैं। तो देखा जाए तो विषाणु के अंदर आवनिक गतियां होती भी हैं और नहीं भी होती, और इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव होते हैं या नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सजीव होते हैं, वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ये निर्जीव होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि सजीव तथा निर्जीव क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना आवनिक गतियां क्या होती हैं। फिर हमने जैव प्रक्रम की बात करी और अंत में हमने एक सवाल के बारे में जाना, जो सवाल था कि विषाणु सजीव है या नहीं। अब इन सभी के बारे में आप अपनी बुक NCERT का जैव प्रक्रम वाला अध्याय पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे पोषण के बारे में। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि आपने जो आज पढ़ा है उसके बारे में दोबारा से पढ़ना है, और दूसरा काम ये करना है कि अगली कक्षा में आपको पोषण पढ़ के आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला भाग यानी 5वां भाग पढ़ने वाले हैं। हमने कृषि के महत्व के बारे में जाना, कृषि के प्रकारों के बारे में जाना और साथ ही भारत की प्रमुख फसलों के बारे में भी अध्ययन किया। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा खाद्य सुरक्षा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, किंतु परंपरागत तरीके तथा संस्थागत व्यवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि में काफ़ी पिछड़ापन पाया जाता है। जनसंख्या के अधिक होने के कारण जोतों का विखंडन हुआ है। इससे कृषि कार्य आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं रह गया है। भारत में अधिकांश कृषि मॉनसून पर निर्भर करती है और सिंचाई के साधनों का बहुत सीमित विकास हो पाया है।
बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि को अर्थव्यवस्था का विकसित अंग बनाना महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना कृषि में सुधार लाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को मुख्य रूप से केंद्रित किया गया। 1960-70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए विशेष पैकेज भी लाया गया था, जिसके बाद गेहूं की कृषि के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। दोस्तों, इसी दौरान श्वेत क्रांति भी लाई गई, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1980-90 के दशकों में व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ। किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और अन्य बैंकों की भी स्थापना की गई। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया है, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कृषि से संबंधित जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। इसके अलावा बिचौलियों के शोषण से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा भी करती है। कृषि में फसलों की खेती के अलावा दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन इत्यादि के विकास को प्रोत्साहित किया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारत कृषि प्रधान देश है। यही कारण है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखती है। दोस्तों, देश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या कृषि से आज भी रोजगार प्राप्त करती है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। दोस्तों, कृषि में गिरावट समाज के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट लाएगा तथा यह क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा भी देगा। यह सर्वथा कृषि पर आश्रित लोगों के हित में नहीं है। दोस्तों, कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके विकास और वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करते हुए पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की है और साथ ही बागवानी विकास तथा और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। वैश्वीकरण ने भारतीय बाजार को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी तंत्र की पकड़ ढीली हो गई है। अब विदेशी उत्पाद, जिसमें कृषिजन्य उत्पाद भी शामिल हैं, आसानी से भारत में बेचे जा रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भारतीय किसान को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारत को अपनी कृषि संबंधित क्षमताओं को सुनियोजित ढंग से उपयोग में लाना होगा। इसके लिए सड़क, बिजली, सिंचाई, ऋण की सुविधा सभी उपलब्ध कराना परम आवश्यक है। इसके बिना कृषि को वैश्वीकरण के अनुचित प्रभाव से बचा पाना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खाद्य सुरक्षा की। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इन सभी के साथ साथ पोषण प्राप्त करना भी सभी नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश के उन क्षेत्रों में जहां निर्धनता अधिक है, वहां भूखमरी की समस्या भी है। इसके निराकरण के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई है। इसके मुख्यतः दो अंग हैं। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है जन वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत
सस्ती दरों पर आवश्यक सामग्री और अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को मुहैया कराई जाती है। दोस्तों, बफर स्टॉक बनाने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। इसके साथ साथ उपभोक्ताओं को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, और दूसरे हैं गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले। लेकिन दोस्तों, अनेक गरीब जो कि बीपीएल वर्ग में शामिल होने के लायक हैं, शामिल होने के हकदार हैं, परंतु बीपीएल वर्ग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ एपीएल धारक भी ज़बरदस्ती अपना बीपीएल कार्ड बनाए बैठे हुए हैं। दोस्तों, भारत में गरीबी मिटाने और खाद्य सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के लिए हमें ईमानदारी से उन लोगों के बारे में सोचना होगा जिन लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही कृषि उत्पादन के लिए थोड़ी सी भी भूमि। इन सभी समस्याओं और चुनौतियों का सामना हम सभी को मिलकर करना होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में चर्चा की, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए खाद्य सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, उपभोक्ताओं को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, उपरोक्त सभी। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज कौन खरीदता है? बिचौलिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दुकानदार, इनमें से कोई नहीं। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? व्यापार, उद्योग, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति के लिए उपयोग में लाया जाता है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, उपरोक्त सभी। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।
आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।